तो हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कुंदन एकेडमी में। और मैं दिलीप कुमार आज से आप लोगों को एनसीईआरटी क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगा, लेने वाला हूं एनसीईआरटी क्लासेस जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जीएस का पोर्शन और जीके का पोर्शन एक महत्वपूर्ण अंग होता है, जिसमें हम आप लोगों को क्लासेस देने वाले हैं अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल और पॉलिटी यानी कि राजनीति शास्त्र। इसमें हम आज से कंसिस्टेंसी मतलब पर डे एक एक क्लास हम आप लोग के लिए इसी टाइम में लेंगे, जिसमें हम आज शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स, क्योंकि इससे पहले 6 से 8 तक एनसीईआरटी में अर्थशास्त्र नहीं है और अर्थशास्त्र की शुरुआत 9th क्लास से होती है। इसीलिए तो इसमें सबसे पहले हम आज देख लेते हैं इसमें चैप्टर कौन कौन से हैं। तो ये रही आपके सामने 9th क्लास की एनसीईआरटी बुक अर्थशास्त्र की, जिसको आप लोग को परचेज ज़रूर कर लेना है, क्योंकि बुक रहेगा उसी के बाद आप लोग अच्छे से नोट्स क्वेश्चन बना पाइएगा, प्रश्न को हल कीजिएगा और अच्छे से रीड कर पाइएगा। तो आज चलिए दोस्तों, हम लोग आप लोगों के साथ और आपके साथ रीड करने जा रहे हैं। ये रही बुक। इसमें देखिए, सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं दोस्तों, इसमें चैप्टर कितने हैं। तो इसमें जो 9th क्लास की एनसीईआरटी है, इसमें चैप्टरों की कुल संख्या 4 है। इसमें चैप्टरों की कुल संख्या 4 है और इसमें पहला चैप्टर है पालमपुर गांव की कहानी। पालमपुर गांव की कहानी, इसमें पहला चैप्टर है पालमपुर गांव की कहानी। दूसरा चैप्टर है संसाधन के रूप में लोग। तीसरा चैप्टर में हम जानेंगे निर्धनता एक चुनौती। चौथा चैप्टर है भारत में खाद्य सुरक्षा। तो इसमें प्रत्येक चैप्टर को हम सबसे पहले इसकी कहानी को यहाँ से समझने की कोशिश करेंगे। कहानी को समझने के बाद दोस्तों हम अपना एक नोट्स प्रोवाइड करेंगे, जो कि आपको इसी चैनल पे मिलेगा। और उसके बाद हम प्रत्येक प्रश्न आंसर यानी प्रश्नोत्तर को हल करेंगे। इसमें जितने भी प्रश्न मिले हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो एमसीक्यू हो, देख सकते हैं दोस्तों, इसमें प्रत्येक चैप्टर टॉपिक वाइज दिया हुआ है। इसको हम लोग समझेंगे और उसके बाद हम लोग इसमें जितने भी, ये देखिए, इसमें जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं, इसको प्रत्येक को बारी बारी से हम हल करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th अर्थशास्त्र और अध्याय 1 यानी कि चैप्टर 1 क्या है तो देखते हैं। पहला चैप्टर है पालमपुर गांव की कहानी। पालमपुर गांव की कहानी, तो इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे। अवलोकन, इसमें हम अध्याय 1 शुरू कर रहे हैं। इसमें क्या है, इस कहानी का उद्देश्य उत्पादन से संबंधित कुछ मूल विचारों से परिचित कराना है और ऐसा हम एक काल्पनिक गांव पालमपुर एक गांव है, उसकी कहानी के माध्यम से कर रहे हैं। यानी कि इसमें एक पालमपुर एक काल्पनिक नाम दिया गया है पालमपुर गांव का, और उससे हम उस गांव के अपने गांव के अकॉर्डिंग समझने की प्रयास करेंगे, ना कि पालमपुर गांव की दोस्तों हम उसको अपने गांव से रिलेट और कोऑर्डिनेट करके इसको समझ सकते हैं। तो पहला क्या है, इसमें दिया हुआ है आगे, पालमपुर में खेती मुख्य क्रिया है। मतलब पालमपुर जो गांव है उसमें खेती एक मुख्य क्रिया है, जो कि अपने लोग के गांव में भी है और हर एक जितने भी गांव में निवास करते होंगे उनके उस सब के गांव में पालमपुर की कहानी कृषि की
मुख्य क्रिया होगी, जबकि अन्य कई क्रिया जैसे लघु स्तरीय विनिर्माण, डेयरी, परिवहन आदि समिति राष्ट्र पर की जाती है, स्तर पर की जाती है। तो इसमें देखिए दोस्तों, इसमें बता रहा है कि पालमपुर गांव में जो है मुख्य काम क्या है, कृषि करना है, लेकिन उसमें कई और क्रिया शामिल है, जैसे लघु स्तरीय विनिर्माण, मतलब छोटे पैमाने पर फैक्ट्री जो होते हैं, डेयरी यानी कि दूध फैक्ट्री, परिवहन यानी कि परिवहन मतलब परिवहन मतलब सड़क हो गया, समिति स्तर पर की जाती है। इन उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है। इसमें जितने भी हम उत्पादन करेंगे उसमें प्रत्येक चीज़ की हमको आवश्यकता पड़ती है, और आवश्यकता पड़ेगी तो इस आवश्यकता में क्या सब है वो देखिए। इसमें बता रहा है प्राकृतिक संसाधन की जो आवश्यकता पड़ेगी वो दोस्तों अब हम समझेंगे। संसाधन की तो आवश्यकता पड़ेगी हमको, कोई चीज़ उत्पादन करेंगे तो, लेकिन उत्पादन करने में हमको वो जो संसाधन है, रिसोर्सेस है, वो कहाँ से प्राप्त होंगे। तो कुछ तो प्राकृतिक संसाधन है, कुछ मानव निर्मित संसाधन है, यानी वस्तुएं हैं, मानव प्रयास, मुद्रा आदि। मतलब प्राकृतिक संसाधन में क्या सब आते हैं, प्राकृतिक संसाधन में ये हुए जो प्रकृति ने हमें दिए हैं, जैसे कि हवा, जल, मिट्टी, ये सब प्राकृतिक संसाधन हो गए। मानव निर्मित संसाधन है, जैसे कि घर, बिजली, ये सब क्या है, मानव निर्मित संसाधन है। उसके बाद मानव प्रयास मतलब जितने भी हम श्रम, जैसे मुद्रा का उपयोग करके हम कोई वस्तु खरीदते हैं। उसके बाद है पालमपुर की कहानी से हमें विदित होगा कि गांव के इच्छित वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करने के लिए विभिन्न संसाधनों किस प्रकार समायोजित करते हैं या होते हैं। अब इसमें परिचय दिया हुआ है। पालमपुर आस पड़ोस के गांव और कस्बों में आस पड़ोस के गांव में कस्बों से भली भांति जुड़ा हुआ है। एक बड़ा गांव रायगंज पालमपुर के 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। प्रत्येक मौसम में यह सड़क गांव को रायगंज और उससे आगे निकटतम छोटे कस्बों शाहपुर से जोड़ता है। मतलब इसमें बताया गया है कि उसका सड़क प्रणाली भी ठीक ठाक है, जो कि प्रत्येक मौसम में एक दूसरे गांव को जोड़ता है। इस सड़क पर गुड़ और अन्य वस्तुओं से लदी हुई बैलगाड़ियां, भैंस गाड़ी से लेकर अन्य कई तरह के वाहन जैसे मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक तक देखे जाते हैं। मतलब इसमें परिवहन रोड इतना अच्छा है, जैसे कि इसमें चित्र में दर्शाया गया है दोस्तों, आप देख सकते हैं। अब आगे देखिए क्या है। इस गांव में विभिन्न जातियों के लगभग 150 परिवार रहते हैं। मतलब इस गांव में विभिन्न जाति, हर एक समुदाय के लोग रहते हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, हर एक धर्म के लोग रहते हैं। अधिकांश भूमि स्वामी उच्च जाति के 80 परिवार हैं। मतलब अधिकांश भूस्वामी उच्च जाति के 80 परिवार है। उनके मकान, जिनमें कुछ बहुत बड़े और ईंट से, सीमेंट से बने हैं, और अनुसूचित जाति मतलब दलित के लोग की संख्या गांव की कुल जनसंख्या के 1/3 है, और वे गांव के एक कोने में काफ़ी छोटे घरों में रहते हैं, जिनमें कुछ मिट्टी और फूस के घर हैं। मतलब उसमें जो दलित लोग रहते हैं उसमें बताया गया है कि वो छोटे घर में रहते हैं, और अधिकांश घरों में बिजली है। खेतों के सभी नलकूप बिजली, मतलब खेतों में सभी नलकूप बिजली से ही चलते हैं। इनका उपयोग विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों के लिए भी किया जाता है। पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय है और 1 हाई स्कूल है।
गांव में प्रत्येक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और एक निजी औषधालय भी है जहां रोगियों का उपचार किया जाता है। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि इसमें एक मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, इसको आपको इसमें समझना होगा। तो इसमें क्या है, उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि पालमपुर में सड़क परिवहन के साधन, बिजली, सिंचाई, विद्यालय और स्वास्थ्य केंद्र का पर्याप्त विकसित तंत्र है। इन सुविधाओं की तुलना अपने निकट के गांव में उपलब्ध सुविधाओं से कीजिए। जैसा कि हम दोस्तों पहले ही आप लोगों को बता चुके हैं कि पालमपुर एक काल्पनिक गांव है, तो उसमें ये बता रहा है इसमें टॉपिक में, जो अपने पालमपुर में सड़क परिवहन संसाधन, बिजली, सिंचाई, विद्यालय, स्वास्थ्य केंद्र, पर्याप्त विकसित तंत्र है, जिसकी तुलना आप अपने गांव के साथ कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि अपने गांव में क्या क्या है। एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी हमें किसी भी गांव में विभिन्न प्रकार की उत्पादन संबंधी गतिविधियों के बारे में बताता है। भारत के गांवों में खेती उत्पादन की प्रमुख गतिविधियां हैं। क्या है, भारत के गांवों में खेती उत्पादन की प्रमुख गतिविधियां हैं। अन्य उत्पादन गतिविधियों में जिन्हें गैर कृषि क्रिया कहा जाता है। गैर कृषि क्रिया किसे कहा जाता है, तो जिसमें कृषि का उपयोग न हो, जैसे कि लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी और आदि हैं। हम उत्पादन के बारे में कुछ सामान्य बातें जानने के बाद इन दोनों प्रकार की क्रियाओं पर विचार करेंगे। अब है उत्पादन का संगठन। उत्पादन का संगठन, उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तु और सेवाओं उत्पादित करना है। मतलब उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तु और सेवाओं उत्पादित करना है, मतलब ऐसे वस्तु और सेवाओं को उत्पादित करना है जिनकी हमें आवश्यकताएं हैं, जिनकी हमें क्या है, आवश्यकताएं हैं। तो इसमें किस चीज़ सब की आवश्यकता है वो आगे देखते हैं। वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के लिए हमको 4 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। वो 4 चीज़ें कौन कौन से हैं, तो पहले हैं भूमि, दूसरा होता है श्रम, तीसरा होता है भौतिक पूंजी और चौथा होता है अस्थाई पूंजी। तो अब हम इनके बारे में बारी बारी से समझेंगे। पहला क्या है, पहली आवश्यकताएं हैं भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन, जैसे कि जल, वन, खनिज। तो भूमि पहला क्या हो गया, भूमि, उसमें क्या, और उसमें अतिरिक्त संसाधन अतिरिक्त प्राकृतिक संसाधन जैसे कि खनिज, वन, जल। और दूसरी आवश्यकता है श्रम यानी कि जिसमें हम लोग काम करते हैं, अर्थात जो लोग काम करेंगे कुछ उत्पादन की क्रिया में जरूरी कार्यों को करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे कर्मियों की ज़रूरत होती है। वही दूसरी क्रियाओं के लिए शारीरिक कार्य करने वाले श्रमिकों की ज़रूरत होती है। तो इसका अर्थ ये हुआ दोस्तों, अगर फैक्ट्री हम कोई चीज़ क्या लगा रहे हैं तो फैक्ट्री में पढ़े लिखे व्यक्तियों की भी और ज़रूरत पड़ेगी, और अन्य शारीरिक बल यानी कि जो पढ़े लिखे ना हो और शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, शारीरिक क्रिया के लिए हम बिना पढ़े लिखे आदमियों को भी श्रम दे सकते हैं। तीसरी आवश्यकताएं भौतिक पूंजी है। तो भौतिक पूंजी के बारे में जानेंगे। भौतिक पूंजी क्या है, अर्थात उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरह के असंगत। क्या आप जानते हैं कि भौतिक पूंजी के अंतर्गत कौन कौन सी मदें आती हैं?
तो इसमें बता रहा है, क्या आप जानते हैं भौतिक पूंजी के अंतर्गत क्या सब आती हैं? तो उसमें हम जानेंगे भौतिक पूंजी। भौतिक पूंजी ये हुआ जैसे कि भौतिक में क्या सब आता है? वन आता है, तो उससे बनने वाले उपकरण जैसे कि औजार, मशीन, भवन, औजार तथा मशीनों के अत्यंत साधारण औजार जैसे किसान का हल से लेकर परिष्कृत मशीन जैसे जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर आदि आते हैं। औजारों, मशीनों और भवनों का उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग होता रहा है और इन्हें अस्थायी पूंजी कहते हैं। एक तो हो गया भौतिक पूंजी, और इसी के रूप में हम अस्थायी पूंजी भी कहते हैं। और उसके बाद क्या है? कच्चा माल और नगद भुगतान मुद्रा। ख में दिया हुआ यही भौतिक पूंजी में ही आता है। कच्चा माल और नगद मुद्रा। उत्पादन के कई प्रकार के कच्चे मालों की आवश्यकता होती है, जैसे बुनकर द्वारा प्रयोग में लाने जाने वाला सूत, कुम्हार द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली मिट्टी। उत्पादन के दौरान भुगतान करने की ज़रूरत, माल खरीदने के लिए कुछ पैसों की भी आवश्यकता होती है, तो वो कुछ पैसे भी क्या हुआ, वो भी हुए अस्थायी पूंजी। तो इसमें देखिए, कच्चा माल तथा नगद पैसों को कार्यशील पूंजी कहते हैं। तो कार्यशील पूंजी किसे कहते हैं? जो काम चालू है और उसके दौरान कोई कच्चा माल खरीदा गया, उसके जरिए हम उसे कार्यशील पूंजी कहते हैं। और चौथी चीज़, क्रिया के दौरान समाप्त हो जाती है। एक चौथी आवश्यकता भी होती है, जो आपको स्वयं उपभोग हेतु या बाजार में बिक्री हेतु उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम, पूंजी को एक साथ करने योग्य बनाने के लिए ज्ञात और उद्यम की आवश्यकता पड़ेगी। आजकल इसे मानव पूंजी कहा जाता है। मानव पूंजी के विषय में और अधिक अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे। मतलब मानव पूंजी यहाँ पे ये क्लास 9th शुरुआत है ना, तो इसमें थोड़ी सी जानकारी दी गई। 10th में जाएंगे तो इसके जरिए और हम विस्तृत रूप से इसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। चित्र में उत्पादन में प्रयुक्त भूमि, श्रम, अस्थायी पूंजी की पहचान करें। तो इस चित्र में दिया हुआ है कारखाना है, कारखाना में बोल रहा है भूमि, तो भूमि क्या हो गया? इसमें जिस जगह पे काम कर रहे हैं लोग उसको भूमि। श्रम क्या है? देखिए, इतने भी बंदे काम कर रहे हैं, वो क्या होगी? वो श्रम कर रहे हैं। इसके बाद अस्थायी पूंजी, इसमें देखिए दोस्तों, मशीनें लगी हुई हैं। मशीनें क्या हो गई? तो मशीनें हो गई हैं आपकी अस्थायी पूंजी। और उसके बाद बता रहा है इसमें उद्यमी भी होगा, जो ऊपर से इसको कोई कंट्रोल करता होगा। तो जो कंट्रोल करता होगा उसको बोला जाता है उद्यमी। अब देखिए दोस्तों, आगे क्या है? उत्पादन भूमि, श्रम और पूंजी को संयोजित करके संगठित होता है, जिससे उत्पादन के कारक कहा जाता है। मतलब उत्पादन में जितने भी श्रम, भूमि, पूंजी को संयुक्त रूप से क्या बता रहा है? संगठित करता है, उसे उत्पादन का कारक कहा जाता है। और इसमें देखिए बताया गया है, पालमपुर की कहानी को पढ़ने के क्रम में हम उत्पादन के प्रथम 3 कारकों के बारे में और अधिक सीखेंगे। सुविधा के लिए इस अध्याय में हम भौतिक पूंजी को पूंजी कहेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, और हम नेक्स्ट वीडियो कल लेके आएंगे, जिसमें इससे आगे पालमपुर में खेती को लेकर हम टॉपिक कल करवाएंगे, क्योंकि इसमें आज इंट्रोडक्शन क्लास था। इसमें हम विषय के बारे में पढ़े हैं, मतलब इसमें ओवरव्यू देख लेते हैं दोस्तों, क्या क्या पढ़े हैं। इसमें विषय वस्तु के बारे में जाने हैं। विषय वस्तु के जानने के बाद हम इसमें पालमपुर की एक चैप्टर है, उसमें क्या सब होता है वो सब जाने हैं। और इसके जरिए हम जाने हैं, इसके बाद जाने हैं उत्पादन में और सेवाओं में, वस्तुओं के उत्पादन और सेवाओं में क्या क्या आवश्यकता पड़ती है। तो उसमें आवश्यकता पड़ती है
भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और उद्यमी, इस 4 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है कोई भी संगठन या व्यापार हम चलाते हैं तो। आइए दोस्तों, इसके बाद हम आप लोगों से कल मिलेंगे। अगर किसी चीज़ की कोई हमसे त्रुटि हुई है या हम समझाने में असमर्थ हैं तो हमें दोस्तों उसके बारे में ज़रूर कमेंट करिएगा कि सर यहाँ पे ये होगा या इस तरह से समझाइए, तो हम अगले वीडियो में और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। और दोस्तों, हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए आप लोग कुंदन एकेडमी हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल कुंदन एकेडमी को ज़रूर से ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप लोग के लाइक और सब्सक्राइब से हम लोग को मोटिवेशन मिलता है। और दूसरी बात, इससे आप लोग को भी फ़ायदा होगा। अगर हम अगले वीडियो में लाइव आते हैं और लाइव के ज़रिए क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं तो आप लोगों को जल्दी से जल्दी, आप लोग अगर लाइक सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आप लोगों को जल्दी से जल्दी इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और दोस्तों, रही बात ये, और आगे चर्चा करते हैं दोस्तों, हम इस क्लास को कराने का हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है। हमारा इस क्लास चलाने का मुख्य उद्देश्य है, जैसे कि कोई भी एग्ज़ाम हुआ, बीपीएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, इस प्रत्येक एग्ज़ाम में, रेलवे, एसएससी, प्रत्येक एग्ज़ाम में आपको जीएस से लगभग 20 से 25% प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं। तो इस 20 से 25% की जिम्मेवारी मेरी है। अगर आप लोग मेरे साथ जुड़ते हैं और डेली बेसिस पे क्लासेस करते हैं तो आप लोग को इतना गारंटी के साथ कह देते हैं कि आप लोग को जीके और जीएस में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी हम शुरुआत किए हैं एनसीईआरटी को पढ़ाने के लिए, पढ़ा रहे हैं, और उसके बाद हम आप लोगों को बताएंगे कि एनसीईआरटी से भी ऊपर बहुत, लेकिन ये क्या है, आप लोग का जड़ मजबूत कर देगा। आप यूपीएससी में जाइए, बीपीएससी में जाइए, या किसी भी अदर स्टेट पीसीएस में आप अगर जाएंगे तो इस तरह से आपको कहीं पे दिक्कत नहीं होगा अगर आप यहाँ से क्लास करके गए रहेंगे। और हम आपको 100% देना चाहते हैं और आप लोग भी अपना 100% दीजिए, तो हम आपके साथ अच्छा और आप लोग का बेहतर रिजल्ट बन सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले क्लासेस में कल आप लोग के साथ।